हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना और उसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो। इससे पहले आपने एंथर को देखा था, ठीक है ना, परागकोश परागकण इसके बारे में जाना था आपने। तो अब हम देखेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एक आपका एंथर होता है उसके अंदर आपकी चार सामान्यतः बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली आपके जो है चार हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए अपनी नई वीडियो में हम देखेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना। इससे पहले आपने एंथर के बारे में जाना था कि भाई आपका जो एंथर होता है वो द्विपालित होता है, उसमें दो पाली होती हैं। हर एक पाली में आपकी जो है दो दो लघु बीजाणु धानी होती हैं, मतलब टोटल मिलाकर के आपके जो एंथर होता है उसमें चार लघु बीजाणु धानी होती हैं। सामान्यतः जिनकी हम बात कर रहे हो उसकी हमने कहा था मालवेसी जो होती है फैमिली, उसमें आपको एक ही पाली मिलती है और एक पाली में दो बीजाणु धानी आपकी होती हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए अब देखते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना, जो कि आपके एग्जाम में आएगी। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है एक अनुपस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः चार भित्ति परतों से आवर्त होती है, मतलब कि इसके ऊपर आपके चार कवर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ आपका देखो, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताइए बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, इस तरह का क्वेश्चन यहां से बनता है। यहां से पूछेंगे कि आउटर एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, उसके अंदर की लेयर जो होती है वो एंडोथीशियम या अंतस्थीशियम, मध्य परत मिडिल लेयर्स तथा टेपेटम बाहर की ओर, तीन परतें संरक्षण प्रक्रिया कार्य करते। तो यहाँ से थोड़ा खत्म था, मतलब यहाँ लेयर खत्म थी इसकी लाइनिंग, ये इसके बाद कुछ और बात थी। तो ध्यान रखना, पहले बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीशियम होती है, उसके अंदर मध्य परत, दो तीन चार अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलती हैं। और अंदर की सबसे अंदर की ओर होते हैं टेपेटम। टेपेटम के अंदर जो होता है वो आपकी सेल्स होती है जिनको डिवाइड करना होता है, जो आपकी फर्दर जा करके माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, ठीक है, बीजाणु बनाएंगी, लघु बीजाणु बनाएंगी, वो होंगी। तो ये कह रहे हैं बाहर की ओर तीन परतें संरक्षण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपसे कि जो बाहर तीन लेयर हैं यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य परत, इनका काम क्या होता है। आपका आंसर होता है, इनका आंसर है, इनका काम है संरक्षण करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। तथा जो आपकी एंडोथीशियम है ये आपकी परागकोश यानी एंथर के फटने में भी मदद करती है। एंथर का स्फुटन होता है जब आपके पराग कणों को बाहर निकलना होता है, तो एंथर फटता है आपका, तो ये उसकी मदद करती होती है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके, ध्यान रखना। इससे सबसे आंतरिक परत टेपेटम होती है, सबसे अंदर वाली जो है वो क्या कहलाती है, टेपेटम कहलाती है। और टेपेटम जो है बिल्कुल एकदम जहाँ आपके, जैसे अगर मैं कहीं कि ये आपकी जो है लघु बीजाणु धानी है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर ये जो लेयर है बिल्कुल एकदम यहाँ पर जो लेयर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, टेपेटम कहलाएगी। और खास बात होती है टेपेटम आपकी मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुकेंद्र की और द्विकेंद्र की होती है, दो दो तीन तीन चार चार केंद्रक होते हैं। और इसके अंदर यहाँ आपके जब बन जाएंगे तो बीजाणु भरे हुए होते हैं, लघु बीजाणु भरे होंगे इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो आपकी टेपेटम है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताइए टेपेटम जो है उसकी कोशिकाओं में आपके जो है एक से ज़्यादा केंद्रक क्यों मिलते हैं। तो आपको बताना है एंडोमाइटोसिस के कारण ऐसा होता है। आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है एंडोमाइटोसिस के कारण ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। काम इसका पूछा जाए, एनसीईआरटी कह रही है कि इसका काम है जो आपके लघु बीजाणु हैं उनका नरिशमेंट करना, उनको नरिश करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये इसका काम होता है। लिखा है कि यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन के आएगा, टेपेटम का फंक्शन बताइए। तो आपको बताना है टेपेटम क्या करती है, आपकी पोषण करती है लघु बीजाणुओं का। और रियलिटी तो ये है कि उनकी जो मदर्स होती है, मतलब मदर सेल जो होंगी, उनकी लघु बीजाणु बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी पोषण देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है टेपेटम की कोशिकाएं सघन व जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज बताइए कैसी होती हैं। तब आपको बताना है कि भाई टेपेटम की कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है वो सघन होता है, डेंस साइटोप्लाज्म या सघन जीव द्रव्य यहाँ पर पाया जाता है। ये इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि लूज
लूज मिलता है, मतलब सघन नहीं होता है, तो इसको स्टेटमेंट बना सकते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा सा सवाल है। नेक्स्ट है, और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में आपको एंडोमाइटोसिस होता है, मतलब सूत्री विभाजन जो होगा वो उसके अंदर होता रहता है, बिना कोशिका विभाजन के सूत्री विभाजन हो जाता है, तो जिससे केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट, और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। यह क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार एक टेपेटल कोशिका द्विकेंद्रिय बन सकती है? तो हमने बता दिया भाई ये कैसे बन सकती है, क्योंकि इसमें बार बार अंदर सूत्र विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजन नहीं होता, केवल केंद्रक विभाजन होता है। लिखा है, जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह बीजाणुजनक ऊतक कहलाता है, जो कि लघु बीजाणु के अंदर होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसके अंदर एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जो कि भविष्य में जाकर के आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करने वाला है। उसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होंगी उनसे आपका क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेंगे। तो एक बार इसके डायग्राम को देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखेगा कि ऊपर एक छोटा सा टिश्यू है, ये आपका अपरिपक्व एंथर है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका अपरिपक्व एंथर है। उसके अंदर हमने देखा कि किनारे से उसके किनारे पर क्या होता है, यहाँ जो आपकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर हाइपोडर्मिस अधत्वचा है, मतलब उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो है। तो ये अधस्तरीय त्वचा भी कहते हैं इसको, हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। होता ये है कि इसकी हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, हर एक किनारे से, चार किनारों से, चार किनारे दिख रहे होंगे आपको इसके, यहाँ 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 मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से हर किनारे से इसकी जो कोशिकाएं हैं थोड़ी बड़ी होकर के दूसरी कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं, बड़ी होकर दूसरी कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं, और इनको हम फिर आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। हिंदी में इसको प्रपसु सेल कहते हैं। तो आप इसको आर्चिस्पोरियल याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसे कहते हैं प्रपसु सेल, प्रपसु कोशिका। तो ये आर्चिस्पोरियल सेल बनाते हैं। फिर ये आपकी आर्चिस्पोरियल सेल जो होगी इसमें सूत्री विभाजन होगा, वो भी कैसा होता है, परिणत विभाजन होता है, उसे इंग्लिश में पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो उसके डिवीजन के बाद ये दो कोशिकाएं बनाती है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो कोशिकाएं बनाएगी, जिनमें से एक आपकी कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। ये जो आपकी मान लो यहाँ पर आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक आपकी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो विभाजन के पश्चात दो कोशिकाएं बनती हैं, एक आपकी प्राइमरी भित्तीय कोशिका, अगर आप पैराइटल की हिंदी कहें तो भित्तीय कोशिका, और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस जो बीजाणुजनक कोशिका है, ये बनाती है। तो दो तरह की होती है, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनेगी। चारों किनारों पर ऐसा ही होगा। फिर भविष्य में आपकी जो भित्तीय कोशिका है इसमें कई लगातार सूत्री विभाजन होंगे, और उन सूत्री विभाजनों के पश्चात ये चार परत बना लेती है, जो हमने पीछे पढ़ी हैं। बाहर की तरफ ये एंडोथीशियम बनाएगी, उसके अंदर मिडिल लेयर्स बनाएंगी, और सबसे अंदर की ओर टेपेटम का निर्माण करती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो पहले से ही थी, उसके अंदर आपको देखोगे एंडोथीशियम बनेगी। एंडोथीशियम के जो अंदर होगी, मतलब अंतःस्तर कहते हैं इसको, एंडोथीशियम कहते हैं अंतःस्तर। तो भाई अंतःस्तर के अंदर जो आपकी मध्य जो लेयर्स हैं, मिड लेयर्स जो हैं, 1 2 3 लेयर इनकी होती हैं, उसके अंदर आपको टेपेटम की लेयर मिलती होती है। ठीक है, टेपेटम देख रहे हो आप, जस्ट बिल्कुल उसके जो अंदर वाला टिश्यू है, अंदर वाला ऊतक है, उसके बिल्कुल एकदम बाहर वाली होती है। मतलब अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लिखा गया है, यानी जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। जो ये हमारी पहले प्राथमिक जो कोशिका थी, बीजाणुजनक कोशिका, अब इसने क्या किया, लगातार कई सूत्री विभाजनों के पश्चात माइटोसिस करी है, और उस माइटोसिस के पश्चात इसने बहुत ज़्यादा ऊतक जैसे टिश्यू जैसा निर्माण कर लिया है, जो कि इसके मध्यम पाया जाता है, जिसे हम कहते होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी बीजाणुजनक ऊतक। बीजाणुजनक ऊतक यहाँ पर बीच में है। तो होता यह है कि जो बीजाणुजनक ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से। फिर टेपेटम जो होती है, इससे एक एंजाइम बनता है कैलेज, वो इनको अलग करने में मदद करता है।
और उसके बाद हम इन्हें सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो भाई सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपके कहाँ भरी हुई हैं, इसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आपका मैच्योर मतलब पूरी परिपक्व एंथर की एक काट है जिसको आप देख रहे हो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि चारों किनारों पर सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ हैं, इसके मध्य में एक ऊतक है, ये स्टेराइल होता है, मतलब यहाँ वाला जो है इसमें विभाजन नहीं होता, ना ही जनन में मदद करता है किसी तरह की। यहाँ इन्होंने दिखाया है स्टोमियम, एक जगह दिखाई है। जो ये स्टोमियम होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं रंध्रक या फिर कहते हैं मुख। तो भैया होता ये है, यहाँ पर से इस जगह से एंथर का आपका इसका पराग कोश का जो होगा स्फुटन होगा, मतलब यहीं से खुलेगा इन्हीं स्थानों से। तो ध्यान रखना है कि इस जगह पर आपकी जो लेयर होती है एंडोथीशियम की जो लेयर होगी वो काफ़ी पतली पाई जाती है और वो नमी सोखने वाली होती है। यहाँ पर जो आपकी एंडोथीशियम होगी, अंतस्तर जो यहाँ होगा वो आपका काफ़ी पतला होगा और नमी सोखने वाला होगा, ठीक है। तो नमी सोखने वाले को इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो भैया ये नमी सोख लेता है यहाँ पर और फिर ये एंथर के स्फुटन में मदद करता है, यानी एंथर के खुलने में मदद करता होता है। यहीं पर अंदर आप देख रहे हो टेपेटम है, टेपेटम की जो कोशिकाएं हैं वो आपको पता है बहुगुणित हो जाती हैं, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपके जो जो लघु बीजाणु जो बनेंगे उनके नरिशमेंट में, उनके पोषण में वो जो है मदद करती होती है, ठीक है। तो ऐसा सा है एक एंथर, आपके पेपर में पूछ लेंगे, इसका डायग्राम पूछ लेते हैं या फिर ये जो लेयर्स हैं दिखाई दे रही हैं इनको लेयर्स को पूछ लेते हैं, इनका अरेंजमेंट पूछ लेते हैं, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो थोड़ा ध्यान से इसको आपको देखना होता है। बाहर एपिडर्मिस से बच्चों से जो गलती होती है वो ये होती है कि एपिडर्मिस जो है बच्चे बाहर ही रखते हैं पर एंडोथीशियम अंदर ले जाते हैं, जबकि एंडोथीशियम जो होती है वो टेपेटम और मिडिल लेयर के बाहर होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है इसको। चलिए अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, मतलब कि जो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो आपकी सूक्ष्म बीजाणु धान के अंदर बनी हैं उनसे फिर आपके सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। चलिए, तो यहाँ लिखा गया है लघु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, यानी लघु बीजाणु का बनना। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। यानी सीधा मतलब ये है कि जो आपकी बीजाणु जनक कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होती है। और आपको पता है कि किसी भी कोशिका में यदि मान लीजिए ये हमारी एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। तो पहली बात तो ये कि इस सेल को जो है, इस कोशिका को द्विगुणित होना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें मियोसिस होगी। तो अब ये द्विगुणित कोशिका थी, इसके अंदर मियोसिस हुई, तो इसके अंदर से एक कोशिका से आपकी 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। तो भैया एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। ये आपकी इस तरह की एक संरचना बन जाती है जिसे हम चतुष्फल की संरचना कहते हैं या फिर टेट्राहेड्रल कहते हैं, एक ही बात है, चतुष्फल की या टेट्राहेड्रल। तो जिसपे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपका 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, बल्कि चौथी जो होगी वो इसके पीछे की ओर आपको पीछे होगी, उधर की साइड दिख नहीं रही है। तो ये 4 आपके बीजाणु बन जाते हैं। एक कोशिका में विभाजन होने से आपके 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो 4 आपके कैसे हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशंस में लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग पौधों में दिखाई देते हैं। ध्यान रखने की योग्य बात यह है भाई साहब कि ये आपके अगुणित होते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात बस यही है कि मियोसिस अगर हो गई है, अर्धसूत्री विभाजन अगर हो गया है, तो जो कोशिका नई बनी है वो आपकी अगुणित होंगी, ठीक है। तो ये अगुणित कोशिकाएं हैं। अगर अब इसके बाद मान लीजिए ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं तो फिर टेपेटम से एंजाइम जो निकलता है कैलेज, वो इनको अलग अलग कर देता है। और आपकी जो एक कोशिका बनेगी उसका एक केंद्रक होगा, अगुणित होगा, और उसे आप क्या कहोगे, सूक्ष्म बीजाणु। क्या कहेंगे, सूक्ष्म बीजाणु। तो सीधा सा प्रोसेस है, एक कोशिका ने विभाजन किया, मियोसिस किया और आपके जो है सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कर दिया है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग संरचनाएं मिलती हैं, हम देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है जैसा कि
बीजाणु जनक ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। यानी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपका एक लघु बीजाणु कोशिका जो है वो आपकी एक टेट्राड फॉर्मेशन करती है, इसे कहते हैं टेट्राड। टेट्रा मतलब आपको पता ही होगा, 4 कोशिकाएं एक साथ हो जाती हैं। एंड प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो ये कह रहे हैं जितने भी ऊतक होता है उसकी सभी कोशिकाएं जो है वो सक्षम होती हैं कि वो विभाजन कर सके, परंतु जो बेचारी विभाजन नहीं कर पाएंगी वो भी क्या करती हैं, अपने आप को खत्म कर लेती हैं, नष्ट कर लेती हैं और उनका पोषण करने में मदद कर देती हैं। ठीक है, लिखा एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, लघु बीजाणु जनन आएगा। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उसे आप लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं, यानी टेट्राहेड्रल होगा वो। ठीक है, जैसे ही पराग कोष परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो भाई बाद में मैच्योर होकर के ये सभी आपके सूक्ष्म बीजाणु जो हैं ये पराग कण बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और पराग कण निर्माण होते हैं। तो मतलब सीधी बात है, उसके अंदर जितने लघु बीजाणु बनेंगे बाद में वो सारे मैच्योर होकर के आपके पराग कण बनाते हैं। पराग कण जो पराग कोष के स्फुटन के समय मुक्त होते हैं। मतलब अब आपका जो एंथर है वो फटता है और उसके अंदर से बहुत सारे पराग कण निकलते होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे कैसे क्या हुआ होता है। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई एक हमारी जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है जो द्विगुणित होती है, ये कोशिका आपकी 2 तरह के विभाजन इसमें दिखाए हैं। देखो ध्यान से आप समझने की कोशिश करना है इस बात को। यहाँ हुआ ये है कि अगर मान लीजिए मियोसिस होते होते, मतलब जब मियोसिस हो रही है तो हर एक विभाजन, आपको पता है मियोसिस 2 भागों में होती है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो अगर मान लीजिए मियोसिस 1 के तुरंत बाद ही आपकी कोशिका विभाजन हो जाता है तो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप समद्विपार्श्व स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब समद्विपार्श्व संरचना है ये आपकी, या इंग्लिश में से कहते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप। ठीक है, आइसोबाइलेटरल, एनसीईआरटी ने इसी का फोटोग्राफ दिया हुआ है आपको। और ये ऐसी कंडीशन मोनोकोट्स की है, मतलब कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें मिलता है। तो मियोसिस 1 के बाद भी कोशिका विभाजन हो और मियोसिस 2 के बाद भी हो, मतलब सक्सेसिवली। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही बार पहले 4 केंद्रक बने और उसके आखिर में जाकर के कोशिका विभाजन हो तो फिर आपकी स्ट्रक्चर जो बनती है पोलन टेट्राड की, पोलन टेट्राड हम इसे कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारे के सारे आपको एक जगह इस तरह से टेट्राहेड्रल मैनर में, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना में लगे हुए दिखाई देते होते हैं। तो कुछ 2 तरह के आपके बन जाते हैं, और भी बनते हैं, तो आपको अभी के लिए इतना ही जानना चाहिए कि ये 2 हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका। अब आपका जो ये माइक्रोस्पोर यानी कि जो आपके सूक्ष्म बीजाणु बने हुए हैं, इसके बाद इनका डेवलपमेंट होगा। पहले तो ये होगा कि भाई ये सूक्ष्म बीजाणु जो है इसमें से अलग अलग हो जाएंगे, मान लीजिए इस तरह से अलग हो जाते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बीजाणु अगर भविष्य में विभाजित होता है, अगर बीजाणु के अंदर मान लीजिए बीजाणु है तो उसके अंदर 1 विभाजन हो, 2 विभाजन हो, 10,000 विभाजन हो, उससे जो संरचना निर्माण होगी, जो भी संरचना बनेगी, उस संरचना को आप युग्मोद्भिद कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, युग्मोद्भिद ध्यान रखना है। अगर ये मादा होता, मान लीजिए बीजाणु आपका दीर्घ बीजाणु होता और ये फीमेल वाला होता, तो उससे भी जो भी संरचना बनती वो भी युग्मोद्भिद होती, क्योंकि यहाँ 2 तरह की पीढ़ियाँ चलती हैं पौधे में, एक बीजाणुद्भिद और एक युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद संरचनाएं अगुणित होती हैं और युग्मक निर्माण में मदद करती हैं, जबकि आपकी जो बीजाणुद्भिद पीढ़ियां होती हैं वो आपके बीजाणु निर्माण करती हैं। तो बीजाणु निर्माण हो गया है, भले ही ये सूक्ष्म बीजाणु है, तो सूक्ष्म बीजाणु से भविष्य में जो भी संरचना बनेगी, भले ही उसमें 2 विभाजन हो, 1 हो, डिपेंड करता है, उसके बाद जो भी बनेगा वो आपका युग्मोद्भिद होगा। यानी अगर ये सूक्ष्म बीजाणु है तो ये नर युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा।
तो अब हम देखेंगे कि भैया सूक्ष्म बीजाणु से नरयुग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक परागकण है आपका, इसका केंद्रक है, इसके अंदर कोशिका है, साइटोप्लाज्म तो होगा ही कोशिका द्रव्य। उसके आगे आप देख रहे हैं कि जम्पोर दिखाई दे रहा है, मतलब इस जगह से आपका जो परागकण है वो जर्मिनेट करेगा, उसमें पोलन ट्यूब बनेगी, पराग नलिका बनेगी। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर माइटोसिस होना शुरू होती है। ध्यान रखेंगे माइक्रोस्पोर, ये जो लिखा है माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं है, ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं है। अब माइक्रोस्पोर, ये ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म बीजाणु में विभाजन होने के पश्चात ही वह पोलन ग्रेन बनेगा। अगर सूक्ष्म बीजाणु है अब वो 2 कोशिका का बन जाता है तब आप उसे पोलन ग्रेन परागकण कहें। पहले वो सूक्ष्म बीजाणु ही है तो ये थोड़ा सही नहीं है लिखा हुआ। पढ़ क्या रहे होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु से परागकण का निर्माण या सूक्ष्म बीजाणु से नरयुग्मोद्भिद का निर्माण, तो यही हम पढ़ रहे हैं। हुआ क्या है, यहाँ माइटोसिस हुई है, सूत्री विभाजन हुआ है, उसके पश्चात आपका 2 केंद्रक बने हैं, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जेनेटिव न्यूक्लियस, मतलब एक जनन केंद्रक और एक आपका ट्यूब केंद्रक, ठीक है, नलिका केंद्रक। अब ये जनन केंद्रक थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर के कुछ इसकी जो दीवार है उसके पास आ जाता है और वहाँ कुछ इस तरह से दीवार के साथ अटैच हो जाता है। अब ये इससे अलग होगा और एक कोशिका का निर्माण करता है। तो यहाँ हुआ ये है भैया कि कोशिका के अंदर कोशिका बनी है, बड़ी कोशिका के अंदर छोटी कोशिका बनी है। अब ये जो संरचना है ये द्विकोशिकीय संरचना है, जिसके अंदर एक बाहर बड़ी सेल है जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है, या फिर आप इस कोशिका को अगर कहें तो ये आपकी ट्यूब सेल है, नलिका कोशिका, या फिर आप इसी को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये अंदर वाली जनन कोशिका है। तो हम अगर इसमें देखें तो दिखाई दे रहा है जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसकी वो थोड़ा इरेगुलर शेप है, उसकी रेगुलर शेप नहीं है, थोड़ी सी शेप इरेगुलर दिखाई दे रही है। जबकि जब आपको जो दूसरी कोशिका दिखाई दे रही है, कोशिका ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप मतलब ये 2 किनारों से ऐसी है, मतलब किनारों से पतली और बीच से मोटी है, तो ये ऐसी संरचना आपकी स्पिंडल शेप कहलाती है। बाहर वाली कोशिका आपकी बड़ी है, गोल है, अंदर वाली का न्यूक्लियस सही है, गोल है, राउंड सा है, ओवल से शेप का है, लेकिन बाहर वाली का केंद्रक जो है इरेगुलर है। आप देखो ये इरेगुलर है, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं जनन कोशिका और नलिका कोशिका में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखें जनन कोशिका जो है वो स्पिंडल शेप की होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपकी बाहर वाली कोशिका गोल होती है। तो भाई होता ये है जब ये आपका जो परागकण है, अब इसको परागकण कहा जाएगा क्योंकि भैया ये सूक्ष्म बीजाणु तो नहीं रहा है, तो जब ये परागकण आपका द्विकोशिकीय होता है उस समय, द्विकोशिकीय होने के समय पर 60% पौधों में अंतर का स्फुटन हो जाता है, अंतर फट जाता है और आपका जो परागकण है वो उसके अंदर से मुक्त होकर के किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी की भी सहायता से, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, किसी से भी, जो आपका फीमेल पार्ट है उसके ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र जिसे आप कहते हैं, फिर ये वहां पहुंच जाता है। इससे आगे का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये सारा, ये फीमेल के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचकर होता है। कुछ 60% पौधों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ पौधों में ये आगे तक का डेवलपमेंट 3 सेल का जब ये बन जाता है तो वहीं परागकोश के अंदर ही हो जाता है। कुछ प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे आगे के डेवलपमेंट में आप क्या देख रहे हो, अब ये जनन केंद्र जो कोशिका थी इसने फिर से सूत्री विभाजन किया है। उस सूत्री विभाजन के बाद इसने फिर से 2 केंद्रक बनाए हैं, 2 कोशिकाएं बनाई हैं जिन्हें हम मेल गैमेट्स कहते हैं, नरयुग्मक कहते हैं। ध्यान रखें जनन कोशिका ने सूत्री विभाजन करके 2 नरयुग्मकों का निर्माण किया है, 2 मेल गैमेट बनाए हैं जो कि अगुणित हैं ये, और ये अब आप देख रहे हैं इस परागकण ने अपने जो जर्म पोर था, जनन छिद्र जो था, इस जगह से ट्यूब बनाना आरंभ कर दिया है, ट्यूब बना रहा है। ट्यूब को आप ध्यान से देखेंगे, जो पोलन ट्यूब पराग नलिका है वो आपकी अंदर वाली लेयर जो इसकी होती है इंटाइन जिसे कहा जाता है, उसका एक्सटेंशन है। मतलब एक्साइन नहीं है, यहाँ पर बाहर वाली लेयर नहीं है, इंटाइन ही बड़ी हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है। आपको बता दें
पराग नलिका के निर्माण में बोरोन मदद करता है, कैल्शियम मदद करता है, ये पूछा जाता है। बोरोन और कैल्शियम मदद करते हैं। ये सेल का जो है डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन, और ये पराग नलिका बन रही है। इसमें देख सकते हैं आगे जो है ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे 2 मेल गैमेट हैं। ध्यान थोड़ा सा रखना है कि मेल गैमेट पीछे होते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में उल्टा दिया हुआ है, थोड़ा गलत है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब, लंबी सी पोलन ट्यूब बन जाती है और इसमें 2 मेल गैमेट जा रहे होते हैं। फ्यूचर में आप जाकर के पढ़ेंगे कहाँ ये कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। तो ये जो था आपका, ये सूक्ष्म बीजाणु से पराग कण का निर्माण या सूक्ष्म बीजाणु से नर युग्मोद्भिद का निर्माण था, जो आपने अभी देखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ डायग्राम्स हैं जो आपके लिए बताए गए हैं। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल आता है कि पोलिनियम पराग पिंड जो है वो किन पौधों में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके सूक्ष्म बीजाणुधानी के जो सारे के सारे आपके सूक्ष्म बीजाणु हैं, उन्होंने मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई है जिसे पोलिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन है पोलिनियम कहाँ देखने को मिलता है, आंसर है कैलोट्रोपिस और दूसरा है ऑर्किड। तो भैया ये पूछ लेंगे, पोलिनियम ऑर्किड में देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया संयुक्त परागकण कहाँ दिखते हैं। देखो ये तो सारे अलग अलग हो जाते हैं, जितने भी शेप दिख रहे हैं आपको इनमें सब में अलग हो जाएंगे, लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ पर ये जुड़े रहते हैं, हटते नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त पराग कण, यानी कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो भैया कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन ये आंसर है टाइफा में। कहाँ मिलते हैं, टाइफा में। तो टाइफा में आपको कंपाउंड पॉलन ग्रेन देखने को मिलते होते हैं। तो 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से थोड़े बाहर चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं परागकण के बारे में, यहाँ एनसीईआरटी ने आपको क्या दिया होता है। यहाँ लिखा है परागकण, हेडिंग लिखा है नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया बिल्कुल सही बात है, परागकण ही जो है वो आपका नर युग्मोद्भिद है। क्वेश्चन है क्या, नर युग्मोद्भिद किससे बनता है, सूक्ष्म बीजाणु से विभाजनों के पश्चात, ठीक है। 2 विभाजन हुए हैं सूत्री, उनके पश्चात बना होता है। यदि आप हिबिस्कस गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। और एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और देखें, आपको विभिन्न रूप के रंगों के दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, लिखा है परागकण जो है सामान्यतः आपके गोल होते हैं, गोलीय होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर। द क्वेश्चन इज दैट, यहाँ से पूछा जाएगा कि भैया बताइए कितना व्यास होता है परागकणों का। तो ध्यान दें 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें लिखा है इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। तो एक बार इसका डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपका परागकण जो दिख रहा है, इसमें बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है जिसे हमने लिखा है यहाँ पर, इसका नाम है एक्जाइन। उसके अंदर आपको मिलेगी इंटाइन, ठीक है ना। और ये लिखा है जर्मपोर, यहाँ से ये जर्मिनेट करता है। अंदर दिख रही है ट्यूब सेल जो आपने अभी देखी, अंदर दिख रहा है ट्यूब न्यूक्लियस जिसकी शेप आपको ध्यान रखनी है, इरेगुलर शेप है। अंदर दिख रही है जनरेटिव सेल। तो भैया ये जो आपका जो इस समय आपको परागकण दिखाई दे रहा है, ये इमेच्योर है, अपरिपक्व परागकण है, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये मतलब सॉरी अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद है। तो युग्मोद्भिद ये तब ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगी, तो उसके बाद ये परिपक्व हो जाएगा। तो अभी ये अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद है। तो यहाँ इसके लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन होगा। इन्होंने कहा कि भाई इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है, कठोर वाली बाहर वाली बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। तो अंदर वाली सवाल ये है, ध्यान रखना कि भाई ये किसकी बनी होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि किससे बनी होती है बाहर वाली लेयर, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि स्पोरोपोलिनिन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है स्पोरोपोलिनिन वसा है, फैट है, ठीक है ना। ध्यान रखना जहाँ जहाँ पर ये नहीं होती उस जगह को हम जनन छिद्र कहते हैं। मतलब जनन छिद्र वाली जगहों पर आपकी जो एक्जाइन है ये नहीं पाई जाती, मतलब एक्जाइन में ही छेद है एक्चुअली। तो बात ये है एक्जाइन में ही पोर है, दे आर कोल्ड एज जनन छिद्र और जननपोर। तो ध्यान रखना है वसीय पदार्थ होता है। नीचे लिखा गया होगा कि भैया ये एक ऐसी प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है
जिसका मतलब जो कभी भी मतलब आपकी किसी एसिड से, कुछ उच्च ताप से, अम्लों से, क्षारों से खराब नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये फॉसिल की तरह काम करते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, इसी की वजह से खराब भी नहीं होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, मतलब तोड़ सके। ठीक है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब वही, तो बाह्य चोल में छिद्र है, इस बात को आप ध्यान रखें। सवाल बना लेंगे यहाँ से, पूछा जाएगा छिद्र कहाँ होते हैं, ध्यान रखें, एक्साइन में होते हैं, इंटाइन में नहीं होते हैं। ठीक है। फिर लिखा गया है कि जहां स्पोरोपोलिन उपस्थित होता है, इन परागकण जीवाश्मों की भांति कुछ अच्छे संरक्षित होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कितनी बार पूछा गया है कि परागकण जो है वो जीवाश्मों की भांति कैसे रह सकते हैं, तो आपको बताना है, क्योंकि भैया बाहर वाली लेयर जो होती है उस पर स्पोरोपोलिन का आवरण मिलता होता है, इसलिए ऐसे होता है, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। फिर लिखा है बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की आकर्षक सारणी है प्रदर्शित की गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी तरह के रंगीन होते हैं, मतलब कई तरह के दिखाई देते होते हैं आपको, ये ध्यान रखना। सवाल है कि भाई अंत्य स्तर है, इंटाइन है, वो आपका किसका बना होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जो कि आपको नीचे दिया गया है, पेक्टोसेलुलोज। ये पूछा जाएगा आपसे ना किसका बना होता है। लिखा है परागकण की आंतरिक भित्ति को अंत्यचोल कहते हैं। वेरी गुड। एंड यह एक पतली सतत कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, इसमें कोई छेद नहीं होता, ये ध्यान रखना है। एंड जो कि सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। लिखा है परागकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जो परागकण का जीव द्रव्य अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, इन लेयर्स के अंदर होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कायिक कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका जनन कोशिका होती है। तो हमने अभी पढ़ा है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। तो यही होगा, एक सूत्रीय विभाजन होगा, उसके अंदर फिर एक जनन कोशिका बन जाएगी। एक बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका होगी, छोटे वाली कोशिका जनन कोशिका होगी। जनन कोशिका की जो शेप होती है वो स्पिंडल आकार की होती है, और वो बाहर वाली गोल होती है, जिसमें कि आपका एक इरेगुलर आकार का जो है केंद्रक मिलता है। जबकि प्रचुर खाद्य भंडार, एवं यहाँ लिखा गया है कि कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें कि प्रचुर खाद्य भंडार खाने का सामान होता है बहुत सारा, और जनन छोटी कोशिका छोटी होती है, तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह त्रिकु आकृति, सवाल यहां से बनेगा भैया, पूछेंगे कि आकृति जनन कोशिका की कैसी होती है। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तर्कु यानी स्पिंडल आकृति की होती है, घना जीव द्रव्य होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखनी है। और एक केंद्रक होता है जो कि अगुणित होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा गया है कि 60% जो आपके पराग कोश होते हैं, 60% जो आपकी फैमिलीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि दो कोशिकीय अवस्था में आपका एंथर जो है फट जाता है, जब आपका परागकण दो कोशिकीय अवस्था में होता है। शेष में जो है बाद में जनन कोशिका, जैसे हमने देखा, सूत्रीय विभाजन द्वारा विभक्त होकर के दो नर युग्मक बनाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। मैच्योर यानी कि परिपक्व आपका जो परागकण बनता है, नर युग्मोद्भिद बनेगा, तो भैया वो जो है दो सूत्रीय विभाजनों के पश्चात ही बनता है। ठीक है ना, मतलब मैच्योर वो होता है तो दो सूत्रीय विभाजन होते हैं, तब आपका वो बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा है अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ पॉलन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं आपके नर युग्मोद्भिद जो अब बन चुके हैं, वो आपको एलर्जी करते हैं। सीधी बात ये है कि कुछ परागकण क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, श्वसनी या दमा लाइक, अस्थमा लाइक, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपसे पूछ लेते हैं कि ज़्यादातर वो देखो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन जो है वो दमा कर देगा, कौन अस्थमा कर देगा, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। तो आपको बताना कि पार्थीनियम जो आपका होता है, गाजर ग्रास जिसे कहते हैं, कैरेट ग्रास जो कहते हैं, ये आपका क्या करता है, ये आपका ऐसी एलर्जी कोज करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ सवाल होता है तो पूछते हैं हे फीवर, ऐसे पूछते हैं हे फीवर किससे होता है, तब आपका आंसर होता है हे फीवर कॉज बाय द पॉलन ग्रेन्स या फिर परागकण। ठीक है, तो ये सवाल ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है,
चलिए, और भी बहुत सारे आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन या जिनके परागकण जो होते हैं वो आपको एलर्जी कॉज करते होते हैं, एलर्जी करते हैं। तो उनको भी आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं जानने हैं, जो यहाँ दिया गया है उसी पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। तो मतलब परागकण आपके पोषण देते हैं, इसलिए बताते हैं कि यहाँ पर कि भाई कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ी एवं धावक जो होते हैं वो घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। मतलब इसको क्या करता है, इसकी टैबलेट्स होती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन तो इनमें होता ही है और ये ली जाती हैं। तो ये मेडिकल में क्या कर रहे हैं आजकल, इस स्टेटमेंट को उठा करके देते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा करके रख देते हैं ये वाला कि भाई परागकण जो है वो घोड़ों की या खिलाड़ियों की जो एथलीट होते हैं उनकी जो है क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, नीचे दिया गया है आपको इनकी मतलब वायबिलिटी, मतलब यहाँ ये बताया गया है कि परागकण जो है वो अपने एंथर के फटने के बाद उससे जब बाहर निकलते हैं तो वो कितनी देर तक जो है वायबल रहते हैं। वायबल मतलब कि वो कितनी देर तक पराग नलिका बना सकते हैं, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन में सक्षम हो जाए, उसके अंदर जो नरयुग्मक है वो अंदर पहुंच जाए या उनके अंदर से पॉलन ट्यूब पराग नलिका बन जाए। तो यहाँ पर इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार देखते हैं शुरू से क्या होता है। यहाँ लिखा है परागकण जब झड़ते हैं तो ये अपनी अंकुरण क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। मतलब किसी फीमेल के या जो आपका मादा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो वहां पहुंच करके इनको क्या करना होता है, या उगना होता है। उगना मतलब ये भी एक नरयुग्मोद्भिद पौधा जैसा ही है, इसके अंदर से आपकी पराग नलिका निकलेगी तो हम उसको उगना ही कहेंगे। और यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। अब आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, बहुत तरह के होते हैं, अपने अपने अलग अलग। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि भाई परागकण जो है वो आपके कब तक वायबल रहते हैं, मतलब कब तक वो ऐसे रहेंगे कि वो अंकुरित हो सकें। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ होगा तापमान एवं आर्द्रता, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट की होगी वहाँ पर, उस पर निर्भर करता है। ये सवाल यहाँ से पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि भाई कुछ में जैसे धान और गेहूं में, ये यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे कि धान और गेहूं में परागकण कब तक वायबल रहते हैं, उनमें कम तक क्षमता रहती है। आपका आंसर होगा 30 मिनट तक। फिर नीचे 3 इन्होंने फैमिली के नाम बताए हैं, तो सीधा सीधा वो भी याद रखना है कि कुछ जैसे कि रोजेसी में, लेग्यूमिनोसी और आपकी सोलेनेसी, इन तीनों में महीने महीने तक ये आपके वायबल रहते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, ये तीनों फैमिली आपके ऑप्शन में लिखी रहेंगी और ये पूछा जाएगा इनके परागकण किस ग्रुप के परागकण आपके कब कितने दिनों तक विद्यमान, मतलब कितने दिनों तक वायबल रहते हैं। तो आपका आंसर होगा रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी। आगे लिखा है आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। तो हमें पता है कि अगर हम किसी गैमेट को या किसी युग्मक को संभाल के रखना चाहते हैं, मतलब लंबे समय तक, तो हमें क्या करना होता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर रखते हैं जो कि -196 डिग्री सेल्सियस है। सवाल आ जाता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से पूछते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं। तो आपको बताना होता है यही कि लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर अगर रखा जाए किसी को संभाल के तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार से भंडारित पराग व प्रयोग बीज भंडार और बैंक, लाइक सीड बैंक जिन्हें कहते हैं, पराग बैंक मतलब कि इस तरह पॉलन बैंक्स होते हैं उनमें रखते हैं ताकि भविष्य में जो है इनका उपयोग किया जा सके, जब ये नहीं होंगे तब, या फिर जब कोई ऐसा सीजन हो जब नहीं हो सकते परागकण, तब उनका यूज किया जा सके। तो ये जो यहाँ तक का बताया गया है ये आपका नर वाला पार्ट था, मतलब मेल वाला पार्ट था। इसके बाद आपका यहाँ से जो होगा वो मादा का जो जननांग है या फिर मादा के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में यहाँ इसके बाद शुरू होगा। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में यहीं तक का करते हैं। आपको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। जहाँ जहाँ मैंने बताया कि ये सवाल आपके पेपर में आते हैं, आप ये गारंटी कर लेना कि सवाल यही आपके पेपर में आएगा।
जहाँ हम मार्क कर देंगे, जहाँ हम बता देंगे कि ये सवाल है, वही क्वेश्चन होगा जो कि आपके मेडिकल के पेपर में आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।